नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स लाइफलाइन में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम हर रोज एक नया टॉपिक लेके आते हैं नई अपडेट के साथ। आज हम अपने क्लास में शामिल कर रहे हैं न्यू नॉमिनेशन रूल 2025। आपको अगर आप प्रमोशन एग्जाम 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। और क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इसके अंदर मिलने वाली है, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप हमारे चैनल को पहले ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पहले ही कर दें, क्योंकि आप उसके बाद इस टॉपिक के अंदर खो जाने वाले हैं। इतना बढ़िया टॉपिक आपको जो है किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पे नहीं करवाया गया होगा। तो आइए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा हम टॉपिक पे चलते हैं। ये जो इसकी गाइडलाइन है, अभी आरबीआई ने, हालांकि इसका सर्कुलर अभी तक इशू नहीं किया गया है, कभी भी आ सकता है। तो ये गाइडलाइन जो है बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के अंदर जो चेंज किया गया था 15 अप्रैल 2025 को, ये आप देख सकते हैं गजटेड नोटिफिकेशन। तो ये यहाँ पे 15 अप्रैल 2025 को जो है ये बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में चेंज किया गया था। और इसके अंदर कुछ काफी सारे चेंजेस किए गए थे, जिनमें से एक था इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इन सेक्शन 45 जेड ए। इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे जो कि हम एक एक करके पढ़ेंगे, देखेंगे। नॉमिनेशन प्रोविजन अंडर द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये इफेक्टिव कब से होंगे, तो ये 1 नवंबर 2025 से इफेक्टिव रहेंगे। एप्लीकेबल टू, किस किस पे एप्लीकेबल है? ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक पे, कोऑपरेटिव बैंक पे, स्मॉल फाइनेंस एंड आरआरबी पे, एंड पेमेंट बैंक वेयर एप्लीकेबल। अगर पेमेंट बैंक के लिए भी कहीं अगर नॉमिनेशन की फैसिलिटी लागू होती है तो उन पे रहेंगे। इस स्लाइड में हमने क्या किया दोस्तों कि ये हमारे रूल जो है, न्यू नॉमिनेशन के रूल जो है कब से लागू होंगे, इफेक्ट होंगे 1 नवंबर 2025 से। और ये किस किस पे एप्लीकेबल है? सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के, कोऑपरेटिव बैंक पे, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड आरआरबी पे, और पेमेंट बैंक पे भी एप्लीकेबल है अगर कहीं उस पे एप्लीकेबल होते हैं तो। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द अमेंडमेंट, ये चेंज क्यों लेके आए हैं, इससे क्या हो जाएगा, हालांकि सरकार ने इसको क्यों चेंज किया। द अमेंडमेंट एम टू मॉडर्नाइज, सिंप्लीफाई एंड स्टैंडर्डाइज द नॉमिनेशन प्रोसेस अक्रॉस वेरियस बैंकिंग रिलेशनशिप। यानी हम मॉडर्नाइजेशन के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए और स्टैंडर्डाइज करने के लिए किन किन के अंदर, डिपॉजिट अकाउंट के अंदर, आर्टिकल इन सेफ कस्टडी और लोकर अकाउंट को के अंदर ये इसको लागू किया गया है। इसके ऑब्जेक्टिव जैसे हमने बताया, मॉडर्नाइजेशन, अपडेट आउटडेटेड नॉमिनेशन रूल फॉर डिजिटल एरा बैंकिंग। यानी डिजिटल एरा बैंकिंग के अंदर आउटडेटेड चीजों को दूर करके नई चीजें को अपडेट करने के लिए। सिंप्लीफिकेशन, अलाउ कस्टमर फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्लैरिटी इन चूजिंग नॉमिनी। यानी अब आप जो है ज्यादा क्लैरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चूज कर पाएंगे नॉमिनी को। ट्रांसपेरेंसी, इंश्योर क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिड्यूस डिस्प्यूट इन द क्लेम सेटलमेंट। यानी आपको जो है उनके हिस्से के अंदर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अभी आप, कि इसका इतना हिस्सा के लिए नॉमिनी बना सकता हूँ, इसको इतने हिस्से के लिए नॉमिनी बना रहा हूँ। तो क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इससे जो है डिस्प्यूट जो क्या होंगे, रिड्यूस होंगे क्लेम सेटलमेंट के दौरान। यूनिफॉर्मिटी, अलाइन रूल अक्रॉस ऑल टाइप ऑफ बैंक एंड कस्टमर सेगमेंट। हालांकि ये पहले भी सेम है, फिर भी अगर किसी जगह जो है विसंगतियां इसमें है तो यूनिफॉर्मिटी आएगी इन रूल को लागू होने के बाद। एफिशिएंसी, स्पीड अप क्लेम सेटलमेंट एंड सक्सेशन प्रोसेसिंग। यानी जब किसी को सब चीजों में क्लैरिटी होगी तो क्लेम सेटलमेंट में स्पीड अप होगा और सक्सेशन प्रोसेसिंग होगी। कवरेज ऑफ द प्रोविजन, दीज प्रोविजन कवर द फ्लोइंग बैंकिंग रिलेशनशिप। इसमें ये कहा गया है, नई अमेंडमेंट ये आई है कि अगर आपका डिपॉजिट अकाउंट है, यानी सेविंग, करंट, एफडी, आरडी है,
तो नॉमिनेशन का ऑप्शन आपका साइमultaneous या सक्सेसिव होगा। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि साइमultaneous क्या होता है, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि डिपॉजिट अकाउंट के अंदर आपका नॉमिनेशन का ऑप्शन जो होगा, आपके पास ऑप्शन होगा, या तो आप साइमल्टेनियस को सिलेक्ट करेंगे या सक्सेसिव को। इसका मतलब एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन आर्टिकल इन सेफ कस्टडी का मैटर है, तो आपको सिर्फ सक्सेसिव का ही नॉमिनेशन का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से सेफ डिपॉजिट लॉकर के केस में भी सक्सेसिव नॉमिनेशन की फैसिलिटी आपको मिलेगी। इस स्लाइड से हमने ये सीखा, दो तरीके की नॉमिनेशन फैसिलिटी मिल सकती है, साइमल्टेनियस और सक्सेसिव। डिपॉजिट अकाउंट में दोनों तरीके में से एक चूज करना पड़ेगा, लेकिन आर्टिकल इन सेफ कस्टडी और सेफ डिपॉजिट लॉकर में हमें सिर्फ सक्सेसिव नॉमिनेशन की फैसिलिटी का ऑप्शन ही मिलेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनी कितने हो सकते हैं? जैसा आपको पता है, पहले जो है डिपॉजिट में सिर्फ एक नॉमिनी बना सकते थे, सेफ कस्टडी में भी एक बना सकते थे, लॉकर में भी एक बना सकते थे, लेकिन जॉइंटली अपॉइंटेड लॉकर के अंदर मोर देन वन नॉमिनी भी जो है अलाउ था। अब जो रूल चेंज कर दिया गया है, नई गाइडलाइन आई है, उसके हिसाब से एन अकाउंट होल्डर में नॉमिनेट अप टू 4 इंडिविजुअल्स, यानी आप एक से ज्यादा लेकिन मैक्सिमम 4 नॉमिनी जो है एक अकाउंट में बना सकते हैं। नॉमिनी कैन बी डेजिग्नेटेड साइमल्टेनियसली और इन सक्सेशन, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, डिपॉजिट में साइमल्टेनियसली और सक्सेशन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, और दूसरे के अंदर सेफ कस्टडी और लॉकर वाले में सिर्फ सक्सेशन का नॉमिनी ही रहेगा। इसका मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे क्या मतलब होता है। इन केस ऑफ मल्टीपल नॉमिनी, अगर मल्टीपल नॉमिनी आप बना रहे हैं, देयर शेयर और परसेंटेज मस्ट बी स्पेसिफाई क्लियरली। सॉरी, अगर आप मल्टीपल नॉमिनी बना रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी अकाउंट के अंदर ए बी सी तीन को जो नॉमिनी बनाया, तो वहां पे उनका शेयर और परसेंटेज टोटल 100% होना चाहिए। जैसे कि मैंने ए का शेयर 50% डाला, बी का 25%, सी का 25%, तो टोटल बन गया 100%। तो इस तरीके से ये कह रहा है कि सबका शेयर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और वो टोटल उनका 100 के इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज मान्य नहीं होगा। अब आर्टिकल इन सेफ कस्टडी और लॉकर के केस के अंदर, जैसा कि पहले बता चुके हैं, सक्सेसिव नॉमिनेशन ही अलाउड है। हमने बताया था सिर्फ सक्सेसिव नॉमिनेशन ही अलाउड है, साइमल्टेनियसली नॉमिनेशन अलाउड नहीं है, नॉट परमिटेड। एग्जाम्पल के रूप में अभी हम इसको समझ लेते हैं, समय आ गया है। सक्सेसिव और साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियस का मतलब होता है टुगेदर, हैपनिंग एट द सेम टाइम, और सक्सेसिव का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर, यानी हैपनिंग वन आफ्टर द अनदर इन सीक्वेंस के अंदर। तो इसके अंदर जो है क्या है, आर्टिकल इन सेफ कस्टडी और लॉकर के अंदर सिर्फ सक्सेसिव अलाउड है, यानी एक के बाद एक। मान लीजिए एक्स ने अपने अकाउंट के अंदर नॉमिनी बनाया है एक नंबर स्पाउस को, यहाँ पे मैंने आगे दे रखा है कि स्पाउस को मान लीजिए ए नाम है, ए स्पाउस को उन्होंने नॉमिनी बनाया है। दूसरा नॉमिनी उन्होंने बनाया है बी नामक सन को, और सी थर्ड नंबर पे नॉमिनी बनाया डॉटर को जिसका नाम है सी। यानी एक्स ने अपने तीन नॉमिनी बनाए, एक नंबर पे बनाया स्पाउस को, बी नंबर पे बनाया सन को, और सी नाम की डॉटर। ए बी सी तीन जो है अलग अलग नाम है, ए यानी स्पाउस, सन और डॉटर, उन्हें तीनों को जो है नॉमिनी बनाया। और हमारा सक्सेसिव नॉमिनेशन का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर, यानी अगर एक्स की डेथ हो जाती है तो फर्स्ट राइट किसका बनेगा? स्पाउस का बनेगा। यहाँ पे हु विल रिसीव द पेमेंट, जो कि क्या करेगी? पेमेंट को रिसीव करेगी।
अगर मान लीजिए ए की भी डेथ होगी, देन बी का की बारी वहां पे आएगी। और अगर ए और एक्स की पहले डेथ हो चुकी है, ए और बी की होगी, देन ए और बी के मरने के बाद, उनकी डेथ होने के बाद फिर सी की जो है बारी आएगी। The next nominee become operative only upon the death of the previous one. यानी अगले नॉमिनी का नंबर तभी आएगा या वो तभी ऑपरेटिव में आएगा जब प्रीवियस वाले यानी पहले वाले नॉमिनी की डेथ हो चुकी हो, तो उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव नॉमिनेशन। तो ये वाली फैसिलिटी आपको डिपॉजिट अकाउंट में भी है और आर्टिकल इन सेफ कस्टडी और लोकल तीनों में है, लेकिन साइमल्टेनियसली वाली ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपको डिपॉजिट अकाउंट के अंदर है। इन दोनों में से एक सेलेक्ट आपको करना पड़ेगा। टाइप ऑफ नॉमिनेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, साइमल्टेनियसली नॉमिनेशन सिर्फ जो डिपॉजिट अकाउंट के लिए एप्लीकेबल है। एग्जांपल लेते हैं, ए ने डिपॉजिट कराए 10 लाख रुपए और उसने नॉमिनी बनाया स्पाउस को 50% के लिए, सन को 25% के लिए और डॉटर को 25% के लिए। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सब तीनों का, या चार भी अगर है तो इनका सबका टोटल आना चाहिए आपका 100। ऑन डेथ ऑफ मिस्टर ए की अगर डेथ हो जाती है, द बैंक विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड एज पर द देयर प्रपोर्शन। तो वो उनको जो है 10 लाख को 50% इसको दे देगा, 25% इसको और 25% डॉटर को, क्योंकि साइमल्टेनियसली में क्या होता है, टुगेदर सबको जो है साथ ही देना है। इसका बेनिफिट क्या होगा, रिड्यूस फैमिली डिस्प्यूट रिड्यूस होंगे वहां पे, ट्रांसपेरेंसी और प्री डिसाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है और सिंप्लीफाइड क्लेम सेटलमेंट फॉर द बैंक। तो बैंक के लिए भी जो है फायदेमंद है। नेक्स्ट, सक्सेसिव नॉमिनेशन। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, सक्सेसिव में क्या होता है, एक की डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट वाला ऑपरेशन में तब आता है। मीनिंग nominee are arranged in a order of succession, the next nominee become operative only after the death of the higher placed nominee। यानी पहले वाला नॉमिनी की डेथ होने के बाद अगले का नंबर आता है। इसके की पॉइंट देख लेते हैं। मैक्सिमम 4 नॉमिनी हो सकते हैं, जैसा हम पहले ही डिसाइड बता चुके हैं। नेक्स्ट नॉमिनी राइट एक्टिव ऑटोमेटिकली द प्रीवियस नॉमिनी, यानी प्रीडिसेसर द डिपॉजिटर, कैन बी यूज फॉर डिपॉजिट अकाउंट, लॉकर और सेफ कस्टडी। आर्टिकल तीनों के लिए ही ये अप्लीकेबल हो सकता है। सक्सेसिव का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नॉमिनी फर्स्ट के अंदर स्पाउस है, नॉमिनी टू के अंदर सन है, जैसा हमने पहले लिया था। इफ स्पाउस डिसीज बिफोर द डिपॉजिटर, अगर मान लीजिए स्पाउस की डेथ हो जाती है, द सन ऑटोमेटिकली बिकम द इफेक्टिव नॉमिनी। तो सन ऑटोमेटिकली जो है इफेक्टिव नॉमिनी बन जाएगा। इसके बेनिफिट क्या है, प्रोवाइड कंटिन्यूटी एंड क्लैरिटी, अवॉइड लीगल एम्बिग्यूटी ड्यूरिंग द क्लेम। तो यहाँ पे जो है किसी तरीके का कोई डाउट नहीं रह जाता है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमने नए रूल में क्या देखा, मैक्सिमम नॉमिनी कितने हो सकते हैं, अप टू 4। साइमल्टेनियसली और सक्सेसिव दो तरीके के नॉमिनेशन है, लेकिन साइमल्टेनियसली सिर्फ अप्लीकेबल है डिपॉजिट अकाउंट के लिए। ये इनके पास ऑप्शन होता है कि साइमल्टेनियसली वाला सिलेक्ट करते हैं कि सक्सेसिव वाला। सक्सेसिव डिपॉजिट अकाउंट के लिए भी होता है, लॉकर और सेफ कस्टडी तीनों के लिए होता है। और यहाँ पे सक्सेसिव लॉकर के अंदर नहीं होता है। इफेक्टिव डेट ऑफ इफेक्टिव कब से आएगी ये गाइडलाइन, 1 नवंबर 2025 से। टोटल शेयर इन साइमल्टेनियसली के अंदर क्या करना था आपको, आपको उनका टोटल जो है 100% होना चाहिए, अदरवाइज वो अप्लीकेबल नहीं होगा। लीगल बेसिस, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में इनको चेंजेस किया गया है। इनका ऑब्जेक्टिव मॉडर्नाइजेशन, सिंप्लीफाई, स्टैंडर्डाइज नॉमिनेशन प्रोसेस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आइए एक इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको इससे पता लगेगा आपको कितना अंडरस्टैंडिंग आई है इस टॉपिक की और कितना बढ़िया तरीके से आपको समझ आया है। द रिवाइज नॉमिनेशन प्रोविजन अंडर द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, कब से इफेक्टिव आएंगे, 1 अप्रैल 2025 से, 1 नवंबर 2025 से, 1 जनवरी 2026 से, या फिर
15 अप्रैल 2025। तो हमने एक ही बात को कई बार रिपीट कर लिया है, तो उम्मीद करता हूँ ये आंसर आप सभी लोगों का सही होगा। तो ये आएंगे 1 नवंबर 2025 से जो है इफेक्ट में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनी अलाउ अंडर द न्यू रूल इज, मैक्सिमम नॉमिनी कितने हो सकते हैं? 2, 3, 4 या 5? वेरी इजी क्वेश्चन, और इसका आंसर है 4। अप टू 4 नॉमिनी जो है हम उसके अंदर बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फॉर लॉकर एंड सेफ कस्टडी विच टाइप ऑफ नॉमिनेशन इज अलाउड। हमने वहां पे दो तरीके के देखे थे, साइमल्टेनियसली और सक्सेसिव, दो तरीके के नॉमिनेशन हो सकते हैं। तो इस केस में कौन सा हो सकता है? साइमल्टेनियस या सक्सेसिव या बोथ या नन? और इसका एप्रोप्रिएट आंसर इज सक्सेसिव। हमने देखा था वन आफ्टर अनदर। नेक्स्ट, टोटल एलोकेशन इन साइमल्टेनियस नॉमिनेशन मस्ट इक्वल, साइमल्टेनियस के अंदर उसका टोटल कितना होना चाहिए? 50%, 75%, 100% या एज डिसाइडेड बाय द बैंक। साइमल्टेनियस का मतलब था एक साथ उनको मिला करके, अगर हमें पहले डिसाइड करना है कि इसको इतना मेरे इस अमाउंट का जो है, मान लीजिए कोई डिपॉजिट अकाउंट है उसमें 20 लाख रुपए पड़े हैं, तो वो डिसाइड करेगा कि इतना हिस्सा इस नॉमिनी को जाना चाहिए, इतना हिस्सा इसको जाना चाहिए। तो उसका टोटल जो है सबका मिला करके, चाहे वो एक नॉमिनी है तो 100% करेगा, 2 है तो 50-50 करेगा, 3 है तो उनका प्रपोर्शन वो अपनी मर्जी से जो है कोई भी चूज करेगा परसेंटेज, लेकिन उनका मैक्सिमम जो है इक्वल होगा परसेंटेज 100, सबका मिलके जो है 100 के इक्वल होगा। नेक्स्ट, इन सक्सेसिव नॉमिनेशन द नेक्स्ट नॉमिनी बिकम एक्टिव। सक्सेसिव नॉमिनेशन के केस में अगला नॉमिनी कब इफेक्टिव होता है, एक्टिव होता है? इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग अकाउंट या ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द हायर प्लेस नॉमिनी। हायर प्लेस नॉमिनी का मतलब है जो पहले जिसका नाम लिखा हुआ है उसके बाद जो है होगा। तो इसका राइट आंसर इज सेकंड, ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द हायर प्लेस नॉमिनी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो है क्लास अच्छी तरीके से समझ आई है। तो thank you all. If the session was beneficial for you, please don't forget to like, subscribe and share with your friend. Your suggestion and feedback are always welcome. और आपका हर एक कमेंट और फीडबैक हमारे लिए मैटर करता है। टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। अगर आपको इसी तरीके से आप चाहते हैं और भी टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ नई नई गाइडलाइन के हिसाब से, तो प्लीज़ आप कमेंट में कीजिएगा, बताइएगा कि कौन सा टॉपिक नेक्स्ट जो आप लोगों के लिए लेके आना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।